हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान IQ स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आपको यहाँ पर आज साइंस की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इसमें आपको फिजिक्स चलेगा। फिजिक्स के अंदर आपको पता है कि पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, घर्षण। घर्षण के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि घर्षण बल किसे कहते हैं और घर्षण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे। स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो स्थैतिक घर्षण बल होता है वो, सीमांत घर्षण बल, और इसके अतिरिक्त तीसरा आपका गतिक घर्षण बल। तो 3 प्रकार के बलों के अभी मैंने आपको नाम लिखाया था और मैंने आपसे कहा था कि हम स्थैतिक घर्षण बल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? स्थैतिक घर्षण बल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा स्थैतिक घर्षण बल। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी व्यक्ति, साइंस को मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया है, यानी हर एक कंसेप्ट मैंने कोशिश की है, मैंने एक एफ़र्ट लगाया कि आपको समझ में आए। और बहुत अच्छी और खुशी की बात है कि आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को मिल रहा है, आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। जैसे जैसे हम लोगों की सदस्यता संख्या बढ़ती जा रही है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों के काम आ रहा है और आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप कैसे भी इसमें जुड़े हैं तो आप कम से कम इन वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें। हर एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन माध्यम पढ़ा रहा हूँ। आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो कि कुछ पूछोगे, हर जगह पूछोगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कोई ऐसा पॉइंट ही न छोड़ूँ जो आपको पूछना पड़े। इसके बावजूद भी यदि कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स कर दिया करिए। मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, जो भी स्टडी से रिलेटेड रहेगी। और चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? स्थैतिक घर्षण बल है। कौन सा रहेगा? देखिए, स्थैतिक घर्षण बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको, पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो स्थैतिक घर्षण बल है, ये भी एक प्रकार का ऐसा बल है जो क्या करता है, कोई वस्तु किसी सतह पर या तल पर स्थिर अवस्था में रखी है या विराम की अवस्था में रखी है। एक ही बात है। जब कोई वस्तु किसी सतह या तल पर स्थिर अवस्था में रखी है या विराम की अवस्था में रखी है, तो वस्तु एवं उस समतल या तल के बीच लगने वाला घर्षण बल ही क्या कहलाता है? स्थैतिक बल कहलाता है। हैं किस तरह से? अब देखो, किसी वस्तु को अगर किसी सतह पर खिसकाने के लिए, किसी वस्तु को यदि हम किसी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाते हैं, तो भी वस्तु उस बल लगाने के बावजूद भी, बाह्य बल लगाने के बावजूद भी अपने स्थान से न खिसके। तो ऐसे दोनों सतहों के बीच जो लग रहा है घर्षण बल, वही स्थैतिक बल कहलाता है। क्यों? क्योंकि आप तो कोशिश कर रहे हो वस्तु को खिसकाने की, लेकिन वस्तु क्यों नहीं खसक रही है? वस्तु को तो खसक जाना चाहिए था बल लगाने के बाद। तो अगर वस्तु नहीं खसक रही है तो उसका कारण यही है कि आपने जो बल लगाया है, जितना भी बल लगाया है, उतना ही बल विपरीत दिशा से लग रहा है उस तल और वस्तु के तल के बीच है। वस्तु का भी एक पेंदा होता है ना, वस्तु का भी तल होता है, और जिस तल पे वस्तु रखी है वो भी एक तल है। तो दोनों के बीच। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर ध्यान से समझना जरा, आप मैं यहाँ जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये कोई तल है, ध्यान से देखते रहना, और ये वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है। यदि आप इसके ऊपर बाह्य बल 20 न्यूटन का लगाते हो, F बराबर 20 न्यूटन का लगाते हो, और आपने 20 न्यूटन का बल लगाने के बाद भी वस्तु नहीं खसकी, तो आप इसका मतलब ये समझ जाओ कि इधर से भी जो 20 न्यूटन का बल लग रहा है विपरीत दिशा में, जिसे ही क्या कहते हैं?
घर्षण बल कहते हैं, और इस तरह के घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, जो उसकी स्थिर अवस्था में भी लगता है। अब आपको ऐसा सोच के अजीब सा लग रहा होगा कि वस्तु रखी हुई है, स्थिर रखी हुई है, तो उसमें कैसा घर्षण? क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जर्नली 10 तक हम क्या पढ़ते हैं, लगभग 10वीं क्लास तक हम साइंस में, कि किसी गतिशील वस्तु जिस दिशा में जा रही है विपरीत दिशा में जो बल लगता है, जिसके कारण वो रुकती है, विराम अवस्था में आ जाती है, उसे घर्षण बल कहते हैं। तो हमें इतना ही पता है कि गतिशील वस्तु के विपरीत तरफ से लग रहा है। लेकिन अभी हमको अजीब सा लग रहा होगा कि जब वस्तु स्थिर रखी है तो भी उसके अंदर घर्षण बल लग रहा है, ये कैसा बल लग रहा है? तो ये ऐसा ही बल है कि स्थिर वस्तु भी, आपने कभी कभी भारी चीज़ होती है, आप उसको सरकाने का प्रयास करते हो, नहीं सरकता है, तो आप किसी दूसरे को बुलाते हो, फिर उसकी मदद लेते हो, तो इसका मतलब आप उस पर ज़्यादा बल आरोपित कर रहे हो। तो फिर पता चला कि जितना बल आपने ज़्यादा उस पर आरोपित किया, आवश्यकता थी उसको खसकाने की, तो फिर उसके घर्षण बल से, विपरीत दिशा के जो लगने वाले बल से, जैसे ही आपका आरोपित बल का मान ज़्यादा होता है, वस्तु उस दिशा में क्या होती है, खसकने लग जाती है, हैं, खसकने लग जाती है। तो इसी चीज़ को मैंने आपको बोल के बताया अभी, हैं। तो अगर 20 न्यूटन का बल देने के बाद भी वस्तु नहीं खसक रही है, तो इसका तात्पर्य यह है कि विपरीत दिशा से भी 20 न्यूटन का बल लग रहा है, यही स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। तो अब आप स्थैतिक घर्षण बल के, देखिए मेरे यहाँ बोर्ड पे पढ़ाने में एक समस्या ये है कि या तो मैं पहले ही लिखूँ यहाँ पे मीटर, क्यों? क्योंकि अब अगर मैं लिखने बैठूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो अब मैं बोलूँगा लेक्चर टाइप में, अगर मैं लिख नहीं पाऊँगा तो, या मैं पहले ही लिख के रखूँ, हैं, तो यहाँ थोड़ी सी समस्या होती है। तो मैं अब डेफिनेशन बोलता हूँ, और जो मुझे लिखना चाहिए वो मैं लिखता रहूँगा साथ के साथ, लेकिन पूरा नहीं लिख पाऊँगा मैं, क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं रह पाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, आप वीडियो को पॉज करिए और सुनिए, और एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, आपको जो चीज़ ज़रूरी लगती है, क्योंकि मैं पूरा सिस्टम से पढ़ाता हूँ, पूरा जीरो से पढ़ाता हूँ, सारी थ्योरी में आपको सिस्टमेटिकल से बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाना। तो देखिए, अब आप लिखिए स्थैतिक घर्षण बल, ये हेडिंग डालिए और साइड में चित्र बनाइए। उसके बाद देखिए, लिखिए, जब कोई वस्तु किसी स्थिर तल पर या सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हो, स्थिर तल पर या सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हो, या विराम की अवस्था में रखी हो, तो वस्तु एवं उस समतल के बीच, ये वस्तु देखना ध्यान से, ये वस्तु और ये समतल के बीच, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर है लगने वाले घर्षण बल को ही क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन स्थैतिक घर्षण बल की, ठीक है। अब अगले लाइन से लिखना, अर्थात किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए एक बल लगाया जाता है, या बाह्य बल आरोपित किया जाता है। इसके उपरांत भी यदि वस्तु अपने स्थान से न खिसके, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं होने दे वो। अब हम इधर से बल लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, और हम कह रहे हैं कि वस्तु को खिसकाएंगे, और वस्तु कह रही कि हम नहीं खिसकेंगे, आप 20 न्यूटन का बल लगाओ। तो इसका मतलब क्या है कि 20 न्यूटन का बल वस्तु का विपरीत दिशा से लग रहा है, इसलिए वस्तु नहीं खिसक रही है। तो मैंने क्या लिखाया कि किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकाने के लिए जो बाह्य बल आरोपित किया जाता है या लगाया जाता है, इसके बावजूद भी, या उपरांत भी, वस्तु अपने स्थान से न खिसके, तो ऐसे दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही स्थैतिक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थैतिक बल कहा जाता है। अब मैं कुछ छोटी चीज़ें हैं जो लिख देता हूँ आपको, अब इतने में तो ये बॉडी भर जाता पूरा, और मुझे टाइम भी लगता लिखने में, है ना। तो आप सुनते जाइए और लिखते जाइए, है। अब देखिए आप नोट, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखाऊंगा, पहला पॉइंट, ठीक है ना। इतना हो गया कि स्थैतिक बल किसे कहा जाता है। अब लिखिए, इसका परिमाण
लगाए गए बल के बराबर, पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा, इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर, लगाए गए बल के बराबर, सुनना मेरी बात को ध्यान से, एवं दिशा के विपरीत होता है, एवं दिशा के विपरीत होता है। कहने का तात्पर्य कि 20 न्यूटन का है, अगर हम बल लगा रहे हैं इधर से वस्तु को इधर गति कराने के लिए, मैं ये बना देता हूँ छोटा सा डायग्राम, देख लेना आप लोग हैं, देखना आप ध्यान से देखते जाना। ये कोई तल है, तल पर एक वस्तु रखी हुई है जिसका द्रव्यमान m है। अगर मैं यहाँ से कितने भी न्यूटन का, जरूरी नहीं मैंने यहाँ 20 लिखा तो यहाँ भी 20 लिखूँ, आपकी इच्छा पड़े जितना। आप सपोज करो यहाँ 15 न्यूटन का बल लगा रहे हो और आप चाह रहे हो कि अगर बल की दिशा ये है, ये है बल की दिशा, तो वस्तु को गति उधर ही करेगी जिधर बल की दिशा होगी। तो ये क्या कह रहा है कि इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर, अब परिमाण लगाए गए बल के बराबर किसका, स्थिति घर्षण का। तो अगर वस्तु नहीं खसक रही है तो इसका तात्पर्य यह है कि 15 न्यूटन का ही बल, 15 न्यूटन का ही बल लग रहा है, लेकिन किधर लग रहा है, अगर ये 15 का न्यूटन का बल इधर लगा रहे हैं हम वस्तु को खिसकाने के लिए, तो विपरीत दिशा से 15 न्यूटन का बल लग रहा है, इसी कारण वस्तु नहीं खसक रही है और वो अपनी स्थिर अवस्था में बनी रहेगी। यह है इसका तात्पर्य कि इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर, यानी ये जो बल था उतना ही ये होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 15 का लगा रहे हो और इधर से 20 का लगने लग गया है, तो पता चला 5 विपरीत सा लग रहा है, तो वस्तु को तो आप धक्का दे रहे थे और वस्तु आपकी तरफ आने लग गई, तो आप छोड़ छाड़ के भाग जाओगे कि यार ये कैसे हो रहा है, यार मैं धक्का तो आगे की तरफ दे रहा हूँ और वस्तु तो मेरी तरफ आ रही है, इसमें भूत आ गया कि क्या आ गया, आपका दिमाग में उल्टा सीधा हो रहा जाए। ध्यान रखना, ये लाइन यही कह रहा है कि इसका परिमाण लगाए गए बल के बराबर एवं दिशा के विपरीत होता है। अगर आपने यहाँ 15 न्यूटन का बल लगाया और इधर से 10 ही न्यूटन का बल लगेगा, तो आपके द्वारा लगाया गया बल 5 न्यूटन ज़्यादा हो जाएगा, तब तो वस्तु आगे खसकेगी। आप नो टेंशन, आप क्या सोचोगे, मैंने खिसका दिया, मैंने धक्का लगाया इतने बड़े बक्से को या इतने बड़े अलमीरा को और वो खसक गया। आप सोचेंगे कि यार आई एम पावरफुल हैं, लेकिन अगर वस्तु परिमाण के बराबर ना हो गए, सपोज करो आप 15 न्यूटन का बल लगा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी होगा कि विपरीत दिशा से 20 न्यूटन का लगने लग जाएगा या 25 न्यूटन का लगने लग जाएगा। तब तो पता चला वस्तु को धक्का दे रहे थे और वस्तु तो उल्टा मेरी तरफ आने लग गई, तो भाग गया मैं तो छोड़ छाड़ के कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो उसी चीज़ को कह रहा है ये कि लगाए गए बल के बराबर एवं दिशा के विपरीत होती है, तो क्या कहलाता है वो, स्थिति घर्षण कहलाता है। यानी इतना ही बल इधर लगेगा लेकिन दिशा के विपरीत, जैसे धक्का इधर लगा रहे हैं तो बल इधर लग रहा है, उतना ही न्यूटन का लग रहा है, इसलिए वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, गति नहीं करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थिति घर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ लगाए गए बल का मान F बराबर 0 होगा, संतुलित, क्योंकि 0 हो गया, 15 इधर से और 15 उधर से, तो 15 - 15 0 ही होगा। तो वो चीज़ मैं आपको मैंने समझाया है, ठीक है। आप लिखते जाना अच्छे से, इतनी बारीकी से शायद ही कोई समझाए, और समझा भी सकते हैं, लेकिन मेरा एफर्ट है कि आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए, है। तो कोशिश आप ये करिए कि अच्छे से आप पढ़ते रहिए, है ना, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। तो ये था मेरा कहने का तात्पर्य। अब देखिए, ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर हम, इसे Fs से दर्शाते हैं, इसे Fs से दर्शाते हैं। Fs क्या है, साइन है इसका, स्टैटिक फ्रिक्शनल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसे Fs से दर्शाते हैं, ये भी लिख लेना, ये कहीं आप देखो तो समझ जाना कि ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये एक तीसरा पॉइंट, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। देखना, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इसकी हिंदी करो तो ज़रा, सेल्फ यानी स्व, एडजस्ट यानी समायोजित, फोर्स यानी बल, तो क्या हो जाएगा, ये
स्वसमायोजित बल है होता है। ये एक स्वसमायोजित बल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसे होता है, कैसे होता है ये देखो, स्वसमायोजित फोर्स होता है। ये देखो, जैसे कि ये कोई तल है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है द्रव्यमान की, वही चीज़ें हैं सब, ये सब वही चीज़ें हैं, लेकिन मुझे बताने के लिए आपको बार बार आपको समझाना पड़ रहा है कि यदि वस्तु को इधर से मैं बल दूंगा 25 न्यूटन का, कितने का, यदि मैं इधर से 25 न्यूटन का बल दूंगा, ये 25 न्यूटन का बल दे रहा हूँ मैं, ये 25 न्यूटन का, तो वस्तु नहीं खसकेगी क्योंकि स्थैतिक घर्षण है ना। तो क्यों नहीं खसकेगी, वो अपने आप उतना ही एडजस्ट करेगी जितना इधर से मैंने बल दिया है। तो यहाँ से भी विपरीत दिशा में 25 न्यूटन का ही बल लगेगा, इसी कारण इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं। अगर मैं किसी वस्तु पर, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, इसको मैं 10 न्यूटन का ही बल देता हूँ, तो इधर से लगने वाला बल भी कितना होगा, 10 ही न्यूटन का होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ समझाया आपको अभी। ऐसा नहीं कि इधर से 10 न्यूटन का लगा रहा हूँ, उधर से 12 का लगने लग गया, तो पता चला वस्तु मेरी तरफ भागने लग गई, तो मैं छोड़ छाड़ के और वस्तु को क्या करूँगा, भाग जाऊँगा, है ना। और अगर वो ज़्यादा का हो गया, 10 न्यूटन ज़्यादा हो गया, सपोज करो ये 10 न्यूटन का बल नहीं एडजस्ट कर पा रहा, 8 ही न्यूटन हुआ, तब तो वस्तु गति करने लग जाएगी। तो स्थैतिक घर्षण में क्या होगा कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जितने न्यूटन का बल आप लगाते हो उतने ही न्यूटन का बल विपरीत दिशा से लगता है, इस कारण वस्तु अपने स्थान से नहीं खसकती है, इसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपके 3 पॉइंट हुए। चौथा पॉइंट एक और है। चौथा पॉइंट में देखो, हम चौथे पॉइंट की क्या चर्चा करते हैं कि जब घर्षण बल कभी किसी वस्तु को, जब भी घर्षण बल होता है ना, घर्षण बल, ये कभी भी किसी वस्तु को गति नहीं करवा सकता। घर्षण गति करवाता है क्या कभी, आपने देखा होगा, गति का हमेशा, समायोजित गति का हमेशा ये विरोधी, सापेक्षी गति का हमेशा ये क्या करता है, विरोधी करता है। किसी भी वस्तु को रोकेगा ही रोकेगा ये हैं। अगर बॉल को लुढ़का दिया मैंने फर्श पे, तो ये जो घर्षण है ये गति करवाएगा क्या उसको, एक समय के बाद बॉल रुक जाएगी, तो ये क्या करता है, उस गति का विरोध करता है, सापेक्षी गति का। जो भूमि का पृष्ठ है, धरती का पृष्ठ है, और जो बॉल का पृष्ठ है, बॉल का भी तो पृष्ठ है। अगर ये गेंद है, सपोज करो ये गेंद है, तो ये इसका पृष्ठ ही है पूरा, तो इस पृष्ठ पे और ये ज़मीन के पृष्ठ पर घर्षण होता है, तो ये क्या करता है, गति करवा नहीं सकता कभी भी, ये सदैव गति का क्या करता है, विरोध करता है। घर्षण बल पैदा ही इसलिए हुआ है, इसका उत्पत्ति इसलिए हुई है कि हमेशा गति का क्या करे, विरोध करे। ठीक, तो इसको लिख लो लैंग्वेज के तौर पे, ताकि आपको ये ध्यान रहे। घर्षण बल कभी किसी वस्तु को गतिशील नहीं बना सकता या गति नहीं करवा सकता। ये सदैव सापेक्षी गति का विरोध करता है। ये क्या करता है, सापेक्षी गति का विरोध करता है, हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया, आप ध्यान से देख लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। मेरे हिसाब से तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक रजिस्टर बनाएं अच्छा सा फिजिक्स का यानी साइंस का, उसमें मैं जितना पढ़ाऊँगा सब लिखते जाएं, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप उसको अच्छे से दोहरा सकें। क्यों, क्योंकि मैं इसके अंदर, अब आपको पता है स्थैतिक घर्षण बल से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी एग्ज़ाम का, पेपर उठा के देख लेना आप, तो मुझे नहीं लगता कि छूटेगा कुछ भी, हैं, जो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम है। तो चौथा पॉइंट हमारा ये हो गया कि घर्षण बल कभी किसी वस्तु को गतिशील नहीं बना सकता, वो तो हमें पता है, मैंने अभी चर्चा करी है, इसकी गति नहीं करवा सकता। घर्षण बल उत्पन्न ही इसलिए हुआ है कि वो सदैव क्या करेगा, सापेक्षी गति का विरोध करेगा, हैं। इसकी दिशा वस्तु की दिशा के
विपरीत होगी तभी तो वस्तु को रोकेगा। वस्तु के तरफ से होने लग जाएगी तो भागेगा ही वस्तु, फिर थोड़ी रुकेगी। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। तो ये आपको 4 पॉइंट लिखाया है मैंने। और ये तो इस प्रकार से आपका ये आज की वीडियो में स्थितिक घर्षण बल को मैंने सविस्तार अच्छे से पढ़ाया है, पूरा डिस्क्राइब किया मैंने इसको, आपको लिखाया है मैंने बोल के कि इसमें क्या होता है, कैसा होता है, किसको कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह, और इसके इम्पोर्टेंट नोट्स के पॉइंट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्थितिक घर्षण बल समाप्त हुआ आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीमांत घर्षण बल, जिसे लिमिटिंग फोर्स कहा जाता है, और डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे गतिक घर्षण बल कहा जाता है। तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जब भी आपके लिए वीडियो लाता हूं मैं। और मेनली यहाँ पे आपको दो सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही फ़िलहाल। मैथमेटिक्स में मैथ्स की, जिसमें अभी मैथ्स में क्या चल रहा है, साधारण ब्याज भी ख़त्म हो गया है, अब चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप इस चैनल पर अच्छे से पढ़ें और बहुत ध्यान से पढ़ें। क्योंकि मैं हर एक चीज़ को आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जितना एफ़र्ट मैं लगा रहा हूँ, अगर उतना एफ़र्ट आप लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही अगले किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आप बैठेंगे उसमें होगा। और आपको एक सीट किसी भी कीमत पर निकालनी है, क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। जल्द से जल्द जॉब लेना आपको बहुत आवश्यक है। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे, तो मैं चाहता हूँ कि उसका रिजल्ट हासिल हो है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए, और इस चैनल को ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। मेरी यही कोशिश रहेगी, मेरे यही एफ़र्ट रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में, स्टडी के क्षेत्र में हर चीज़ के बारे में एक बेटर और एक अच्छा मतलब सपोर्ट प्रदान कर सकूं, आपको सपोर्ट कर सकूं हैं, और आपकी पढ़ाई को आसान बना सकूं। और अभी आप लोग खास ख्याल रखिए, क्योंकि वही एक कंपलसरी सब्जेक्ट खड़ा हो गया हमारे देश के अंदर, कोरोना है। तो उस पर सबसे पहले तो देखिए, जान है तो जान है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाहर अनावश्यक रूप से कहीं न जाएं, भीड़ भाड़ में खड़े ना हों, और हमेशा मास्क रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और अच्छे से रहें, और अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई करें। अगले एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करें। एग्ज़ाम जब भी होगा, चाहे ग्रुप डी हो, रीट हो, 3rd ग्रेड, पटवार हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, स्टेट पुलिस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जब भी होगा आपको एग्ज़ाम निकालना है, ये कसम खा के बैठिए। तो फिर से एक बार इस चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।